तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू कॉन्सेप्ट जोन। तो आज अपन बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इससे पहले मैं रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ये लेक्चर कैसे रहने वाले हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो हिंदी वाले भी पढ़ें और इंग्लिश वाले भी पढ़ें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक। अब ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बात करने से पहले मैं एक चीज आपको वेलोसिटी से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर जब मैंने रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन पढ़ाया था, उस टाइम बताया था मैंने 4 केस लिए थे ऐसे, ठीक है। जिसके अंदर मैंने पहला केस लिया था वैक्यूम का, फिर मैंने कहा था कि ये गैस है, फिर मैंने कहा था ये लिक्विड है, फिर मैंने कहा था ये सॉलिड है। हिंदी में भी आपको आई होप समझ में, हिंदी वालों को आ ही रहा होगा, है ना, कि वैक्यूम यानी कि निर्वात होता है, गैस लिक्विड मतलब जो तरल होता है उसकी बात कर रहा हूँ, सॉलिड मतलब आपको पता ही होगा कि मैं ठोस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, आपको ये पता होगा, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में गैस के अंदर क्योंकि थोड़े बहुत मॉलिक्यूल होते हैं तो स्पीड थोड़ी डिक्रीज कर जाती है, आपको पता होगा। और इसके अंदर लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत ज्यादा होते हैं तो इसके अंदर और कम होती है। और सॉलिड के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, तो आपको पता होगा स्पीड जो है वो और कम कर जाती है। स्पीड देखो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। आपको एक बात पता होगी, अगर अणु यानी कि मॉलिक्यूल यानी कि जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं पर यूनिट एरिया के अंदर, उसे आप क्या कहते हो, उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हो ना, घनत्व कहते हैं। लेकिन ये मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी तो लाइट पास करेगी, यानी कि एकदम आर पार पारदर्शी, जिसको आप हिंदी में कहते हो, वो होना चाहिए। तो इस टाइम पर इसी डेंसिटी को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड, है ना। तो अब ये डेंसिटी जितनी ज्यादा आपको पता बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी नहीं करेगी, ये स्पीड यानी कि प्रकाश की चाल क्या करती है, डिक्रीज करती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसी ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि अपवर्तनांक है। यानी कि कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक, वो बराबर है किसके, ऑप्टिकल डेंसिटी का, किसके, ऑप्टिकल डेंसिटी का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अब देखो आप, ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी क्या स्पीड उतनी ही कम होगी कि नहीं होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी क्या स्पीड उतनी कम होगी कि नहीं होगी, यस कम होगी। तो अपन ये कह सकते हैं दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और ये इनवर्सली का साइन हटा देते हो आपने, इनवर्सली का साइन वैसे तो मैं आई होप थोड़ा कम ही फेमिलियर हो, लेकिन फिर भी ये समझो ये कांस्टेंट को शो करते हैं एक तरीके से। जब ये यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, जो कि कांस्टेंट क्या होता है, एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है c, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। ये अपना इतना कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना बस ध्यान रखो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी स्पीड उतनी कम, है ना। जैसे आप गौर करो 1/2 बढ़ा या 1/4 बढ़ा, 1/2 ऑब्वियसली बढ़ा है ना। 1/2 कब बढ़ा, इसकी वैल्यू 0.5 होती है, इसकी वैल्यू 0.25 होती है। आपको पता अगर ये इंक्रीज करना है यानी कि 0.5 करना है तो ये क्या करेगा, ये देखो ये डिक्रीज कर गया, करा कि नहीं करा। इतनी बात आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करो और एक बार फिर से देखो मैंने क्या बोला। अगर ये 1/4 0.25 है और 1/2 0.5 है, यानी कि इसका अगर 0.25 से 0.50 पे जाता हूँ, 0.05 तक जाता हूँ, तो आप देखो ये वैल्यू डिक्रीज कर गई है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, बस यही तो मैं यहाँ का, है ना। तो बस यही, इसी को कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो मैं अब यहीं से जो अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँ, यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है, यानी कि एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में क्या चाल है, स्पीड क्या है लाइट की, इसी को आप क्या कहते हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हो। कैसे, जरा एक बार ध्यान से सुने। मान लीजिए ये कोई मीडियम है, इसके अंदर से लाइट पास हो रही है। मान लीजिए ये कोई मीडियम है जहां पर वेलोसिटी लाइट की क्या थी, v1, और इसने दूसरे मीडियम में एंटर किया जहां पर वेलोसिटी है v2। यहाँ पर जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और यहाँ पर क्योंकि डेंसिटी चेंज हो गई, मीडियम ये अगर 1 था ये मीडियम 2 है,
तो देखो म्यू2 भी तो होगा, चेंज होगा, मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है तो म्यू2 तो आएगा ही आएगा। इतनी बात तो आप समझ रहे होगे आई होप, है ना। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं, यानी कि अगर मैं म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू2 कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो म्यू1 की वैल्यू क्या है, उल्टे उल्टे होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप दो गौर करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि 1/v1 होगा कि नहीं होगा, यस। डिवाइडेड बाई म्यू2 की वैल्यू कितना है, 1/v2 होगा कि नहीं होगा, यस। अगर आप इसको काट उल्टा कर दोगे 1/v1 इंटू v2 बाई v1 सॉरी 1, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी कि बचा क्या, v2 बाई v1, यानी कि म्यू1 बाई म्यू2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में यानी कि मतलब एक तरीके से लैंग्वेज वाइज में लिखना चाहूँ, मैं क्या लिखूंगा, म्यू1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। इससे क्या शो क्या होता है, आप गौर करो, स्पीड इसकी ज्यादा की ये ज्यादा, ये डिपेंड करता है मीडियम पर। अगर मान लीजिए ये मीडियम 1 है जो है गैस, ये मीडियम 2 जो है वो है लिक्विड, लेट मी कंसिडर, तो वेलोसिटी v2 इज डिक्रीज और नॉट, यस इट विल डिक्रीज। और अगर ये v1 है, ये क्योंकि गैस है तो ऑब्वियस है v1 ज्यादा होगा, v1 की वैल्यू ज्यादा v2 की वैल्यू कम, यानी कि म्यू1 बाई म्यू2 जिसको आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हो, इट शुड बी 1 2, है ना। मीडियम 2 के अंदर 1 के रेस्पेक्ट में क्या चाल है, यानी क्या स्पीड है, मीडियम 2 के अंदर विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या चाल है, क्या स्पीड है, उसी को आप क्या कहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है समझना, मैं जानता हूँ इतना सा, क्योंकि क्या है कि ये रिलेटिविटी थोड़ी सी कम समझ में आती है बच्चों को। अगर आपको समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करो लेक्चर को, लगभग 3 मिनट के आसपास सीख जाए, एक बार फिर से इसको देखें, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा अब मैं बात कर लेता हूँ एक स्नेल्स लॉ के बारे में कि स्नेल्स लॉ क्या है। फॉर्मूला आपको मैं एक बार थोड़ा सा और लिख देता हूँ कि मैंने क्या बोला, एक बार फिर से मैंने क्या बोला, μ21 यानी कि μ1 बाई μ2 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने क्या बताया, v2 बाई v1 बताया। यही आपको कैलकुलेट करना होता है, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा फाइनली लास्ट के अंदर जब ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था, स्नेल्स लॉ वैसे तो सबने पढ़ा होगा कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर, यही सब लोग यही बताते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, खत्म। ये कोई फॉर्मूला है, ये तो बस ये लॉ थोड़ी है, ये तो कोई लॉ थोड़ी है। लॉ क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है स्नेल्स के अकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, द रेशियो, ऐसे लिख लो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। और ये बाद में आगे जाके ये तो साइन आई अपॉन साइन आर हो गया फॉर्मूला जिसको आप कहते हो कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट बाद में काफी सारी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये कांस्टेंट क्या है, ये म्यू है। लेकिन ध्यान रखें स्नेल्स ने ये बात नहीं कही थी, स्नेल्स ने बस यहीं तक ये कहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ये म्यू वाली बात बाद में रिसर्चर्स ने, बाद में आगे जो अपने साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च करी, तब जाके पता चला कि ये म्यू क्या है, कांस्टेंट जो है वो म्यू ही है, ये बाद में पता चला। तो आई होप आपको ये साइन आई अपॉन साइन आर वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। और हिंदी वाले जरा एक बार सुन लो कि भाई स्नेल्स के अनुसार ज्या, साइन मतलब होता है ज्या, किसकी ज्या, इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतित कोण की ज्या का अनुपात किसके अनुपात के साथ में, रिफ्रैक्टेड यानी कि अपवर्तित कोण के साथ में, उसकी ज्या के साथ अगर मैं क्या बोलो रेशियो लेना चाहता हूं तो उसे मैं क्या कहूंगा, उसका कांस्टेंट होगा, उसे अपन स्नेल्स लॉ कह रहे हैं। मैं जरा एक बार ढंग से लिख देता हूं, आपको शायद आई होप समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। स्नेल्स के अनुसार
कौन सा कौन इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतित की ज्या का अनुपात परिवर्तित परिवर्तित अपवर्तित सॉरी अपवर्तित कोण की ज्या के साथ कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट को अपन कहते हैं स्थिर रहता है एक तरीके से, स्थिर, या फिर आप कहते हो जिसको स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, जिसको आप कहते हो हिंदी में एक नियत शब्द भी आता है। नियत मतलब होता है कांस्टेंट, नियत रहता है, ठीक है ना। तो ये था आपका स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई होप कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मैंने पढ़ाया आपको स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसका बेसिक जो रिफ्रैक्शन क्या होता है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कुछ हो सकता है फिनोमिना, या फिर आप जो इमेज फॉर्मेशन है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है या फिर जो इसके फिनोमिनाज है, नेचुरल फिनोमिनाज रिफ्रैक्शन के, उसके बारे में पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।